ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर विद्या उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। छात्रों, आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा के रीढ़ की हड्डी इस गद्य का अध्ययन करेंगे। दरअसल ये एकांकी है जिसे लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं नारी के लिए। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत के नग पग तल में तुम पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। पीयूष स्रोत से अमृत की धारा बहाने वाली स्त्री जो एक नहीं अपितु 2 कुलों का उद्धार करती है। स्त्री एक शक्ति है। जयशंकर प्रसाद ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है और कहा है कि ये श्रद्धा की मूरत है। बड़ी ही अफसोसजनक बात है कि स्त्री जो आज कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, कोई भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जहां वो पीछे है या पिछड़ चुकी है। धरती से लेकर आसमां तक उसने सुंदर उड़ानें भरना सीख लिया है। साइकिल से लेकर रेलगाड़ी तक का सफर उसने तय किया है। अपने घर के परिवार से लेकर बाहर के काम को संभालने की योग्यता रखने वाली नारी शक्ति ही है। जगदीश चंद्र माथुर ने जब यह एकांकी लिखी होगी, उस वक्त संभवतः नारी को शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं रोका जा रहा होगा या उतने दरवाजे खुले नहीं होंगे, क्योंकि इस एकांकी के माध्यम से उन्होंने सबको समझाने का प्रयास किया है कि जब एक स्त्री को या एक बिटिया को देखने के लिए कोई आता है, लड़के वाले आते हैं, तो किस प्रकार घर में हलचल सी मच जाती है, क्या वातावरण होता है, एक पिता कैसे परेशान होता है, माता क्या विचार करती है, पुत्री को क्या सोचना पड़ता है। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातों का इसमें उल्लेख किया गया है। कई वर्ष पहले जब पुत्रियां होती थी या बच्चियां होती थी, जिसे हम कह सकते हैं स्त्री भ्रूण हत्या, होने के पहले ही पेट में मार दिया जाता था और होने के पश्चात तो उन्हें मटके में दूध के अंदर डालकर गाड़ दिया जाता था। क्या माता पिता सचमुच इतने कठोर हृदय के हो सकते हैं? नहीं। कहीं ना कहीं वे सोचते होंगे कि जहां लड़की बड़ी होती है उसे दूसरे घर भेजो, बाद में उसे जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। एक बिटिया अपने पिता के लिए, गरिमा बचाने के लिए, लाज बचाने के लिए, खानदान के लिए तकलीफ सहती चली जाती है, कुछ नहीं कहती। किंतु ससुराल पक्ष क्यों भूल जाता है कि वह भी तो किसी की बिटिया है, वह भी तो कहीं से आई है, उसके भी तो माता पिता होते हैं। तो ये तो कहानी ऐसी है कि पहले स्त्रियों को तकलीफ दी जाती थी। आज सबला नहीं, अबला नहीं, स्त्री सबला बन चुकी है। अब वह अबला नहीं है, अब उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब वह डटकर सामना करेगी, सहेगी नहीं। अब वो सहती नहीं है। समाज के छल कपट के क्रूर पंजे कितनी बार उसे छला करते हैं, कहीं आंखों से तो कहीं अन्य दूसरे छलावे से। नौकरी में भी स्त्रियों के साथ छल कपट किया जाता है, दुर्व्यवहार होता है। मजबूरीवश वह सहती है, किंतु अब वह नहीं सहेगी, उसे नहीं सहना है। क्यों सहे? क्या स्त्री होना अपराध है? क्या वह घर चला पाने में असक्षम है? क्या वह बाहर का काम करने में असक्षम है? नहीं, वह सब में सक्षम है और एक पुरुष से कहीं दृष्टिकोण से आगे बढ़ चुकी है। अब पुरुष प्रधान संस्कृति भले ही हम कह लें, किंतु स्त्री प्रधानता आवश्यक हो गई है। कई समाजों में बच्चियां है नहीं, दोनों में भी अंतर आ चुका है रेशियो में।
अर्थात लड़कों की संख्या ज़्यादा और लड़कियों की कम है। कई राज्य ऐसे हैं, कई समाज ऐसे हैं और कई समाज में कुप्रथाएं भी आज चल रही है। अर्थात शादी को एक बिजनेस से ज़्यादा कुछ नहीं समझा जाता। पुत्र होते ही सोच लिया जाता है कि इस पुत्र के कितने कमाए जाएंगे जब उसका विवाह होगा। एक बिकाऊ वस्तु बना दी जाती है। जब बिजनेस होता है लड़की को खरीदना और लड़के को बेचने का, किंतु विवाह जैसा शब्द कितना सुंदर होता है। यहाँ दो परिवार एकत्रित होते हैं और सुख दुख में साथ होना यह महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अफसोस कि लालच में आकर दोनों के भी। तो चलिए अब हम रीढ़ की हड्डी इस गद्य का, इस एकांकी का अध्ययन करेंगे। इसमें जो पात्र है, इसमें राम स्वरूप और प्रेमा दोनों पति पत्नी हैं। उमा उनकी बिटिया है जो ग्रेजुएशन कर चुकी है, बीए की डिग्री उसने प्राप्त की है। बिटिया के बड़े होते ही अर्थात उमा के बड़े होते ही राम स्वरूप और प्रेमा को चिंता सताने लगती है विवाह की और वे अब उसके लिए वर ढूंढना प्रारंभ करते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर ये दोनों भी पिता और पुत्र इनके यहाँ उमा को देखने के लिए आते हैं। गोपाल प्रसाद एक वकील है और शंकर एक डॉक्टर है। ये इनका पेशा है, अर्थात ये पूरी तरह शिक्षित है। किंतु जब ये राम स्वरूप जी के यहाँ देखने के लिए जाते हैं तो इनकी कुंठित सोच हमें दिखाई देती है। यहाँ कुंठित सोच का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार गोपाल प्रसाद जब एक लड़की को देखने जाते हैं तो उनकी मंशा, उनकी विचार श्रेणी कैसी होती है। राम स्वरूप आरंभ के पृष्ठ पर रतन नाम का एक नौकर है जो राम स्वरूप का नौकर है और जो लड़की के आने से पूर्व स्वाभाविक है कि माता पिता को घर में सजावट करना होता है। ठीक है, अतिथि के आगमन पर घर की साज सज्जा स्वाभाविक होती है, किंतु अक्सर जब लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं तो कितनी ही चीज़ें बदल दी जाती है। घर का स्वरूप ही लगभग अंदर से बदल दिया जाता है। ताम झाम दिखावा किया जाता है। क्यों किया जाता है? यही नहीं होना चाहिए। राम स्वरूप उमा के पिताजी भी रतन को कहते हैं कि कालीन बिछा दो, यहाँ सोफा लगा दो, चिंता में होते हैं। 2 दिन से घर में परेशानियां होती है कि किस प्रकार घर को सजाया जाए कि लड़की को लड़के वाले पसंद कर ले। दरअसल गोपाल प्रसाद और शंकर, इनमें गोपाल प्रसाद यही चाहते हैं कि बहू कम पढ़ी लिखी हो, केवल घर में आए और घर में एक नौकरानी की तरह रहे, ना कि बहुरानी की तरह। घर का कामकाज संभाले और सबको खुश करती रहे। यह गोपाल प्रसाद की सोच होती है। जब उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और शंकर आ जाते हैं तब यहाँ चाय की मेज पर बैठकर आपस में वार्तालाप होता है। उमा का चलना देखा जाता है, उमा का रंग देखा जाता है, इसकी भी चर्चा होती है। जब रामस्वरूप जी कहते हैं दरवाजे पर आकर कि आइए आइए, आपको कोई घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई, वे ना कहते और घर में आ जाते हैं। आपस में वार्तालाप होता है और बैठते हैं। एक जगह हारमोनियम लगा दिया जाता है, घर में पेंटिंगें सजा दी जाती है क्योंकि उमा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। एक लड़की से यही अपेक्षा की जाती कि उसको सिलाई कढ़ाई आनी चाहिए, उसको बुनाई आना चाहिए, उसको खाना बनाना आना चाहिए, उसको वो सारे काम आना चाहिए जो घर के काम होते हैं। और उमा प्रवीण है, हर काम में प्रावीण्य प्राप्त किया है। सिलाई कढ़ाई बुनाई, यहाँ तक कि पढ़ाई में भी वह आगे रही है।
किंतु यहाँ रामस्वरूप जी को उसकी शिक्षा छुपानी पड़ रही है। उन्हें गोपाल प्रसाद को कहना पड़ता है कि मेरी बिटिया ने बीए नहीं किया है। किंतु सत्य सत्य होता है और बाद में कैसे उजागर होता है। जब यहाँ गोपाल प्रसाद बिटिया से कहते हैं, उमा से कहते हैं कि तुम गाना गाकर सुनाओ, गाना भी गाकर वह सुना देती है। उससे बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं, उसके भी उत्तर वह बहुत अच्छी तरह देती है। बाद में बीच में ही ऐसा बताया गया है कि शंकर बराबर बैठ नहीं पाता है। उसके पिताजी उसे टोकते हैं कि शंकर, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, बराबर बैठो। अर्थात यहाँ रीढ़ की हड्डी को इसलिए भी शीर्षक बनाया गया है कि द्विअर्थ में हम ले सकते हैं। एक तो यह कि स्त्री परिवार का बैकबोन होती है, अर्थात एक रीढ़ की हड्डी जो ऐसा कार्य करती है शरीर में कि संपूर्ण शरीर का तालमेल बिठाना, शरीर को ढोना, अपने तंतुओं से, अपने मज्जा तंतुओं से मस्तिष्क तक संदेशा पहुंचाने का कार्य जो मेरुरज्जु में होता है और जो संपूर्ण शरीर को संभालने का कार्य रीढ़ की हड्डी करती है, वैसे ही एक स्त्री परिवार का बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। हम इस शीर्षक को दो अर्थों में ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया शीर्षक इस एकांकिका रखा गया है, रीढ़ की हड्डी। और शंकर की रीढ़ की हड्डी कमजोर बताई गई है क्योंकि वह झुककर बैठता है, अर्थात उसने किसी से मार खाई है, यह भी यहाँ बताया गया है। उमा पान लेकर आती है और पान लाते समय उसके चेहरे पर चश्मा लगा हुआ होता है। दोनों भी, गोपाल प्रसाद और शंकर, उच्च शिक्षित होते हुए भी चश्मा देखकर सकपका जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम जिस बच्ची को देखने आए हैं उसको चश्मा क्यों लगा है। बेचारे लड़की के पिता झूठ कह देते हैं कि अभी 1 महीने पहले इसकी आंखों में दर्द हो रहा था तो चश्मा लगा दिया गया। उमा के मन में कई प्रश्न आते रहते हैं और कितने ही प्रश्न उभरते रहते हैं। वह यही सोचती है कि मैं क्या दिखावे की वस्तु हूँ जो मुझे यहाँ बिठा दिया गया है। जैसे कोई खरीदार दुकान में जाता है और कुर्सी, मेज या कोई फ्लावर पॉट खरीदता है, उसको उठाकर देखता है, ठोक बजाकर देखता है, उसका रंग देखता है और बाद में खरीद लेता है। एक निर्जीव वस्तु को खरीदना, वैसे ही उमा के मन में कई प्रश्न उछाली मारते हैं और यही मन के अंदर उसके यही चलते रहता है कि क्या मैं कुर्सी की भांति निर्जीव होकर देखती रहूं और ये क्या मुझे खरीदने आए हैं। तभी गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहते हैं कि क्यों ना बिजनेस की बात कर ली जाए। अर्थात वे लड़की से दहेज लेने का प्रस्ताव रखते हैं यहाँ। तो यहाँ ऐसी बहुत बातों का उल्लेख किया गया है। जब गुस्सा अब ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है, वह अपने बाबूजी से कहती है कि बाबूजी अब आप रहने दीजिए, अब मैं जवाब दूंगी। वह गोपाल प्रसाद से कहती है, आप हमारी तब से बेइज्जती किए जा रहे हो, नापतोल किए जा रहे हो। तभी उनसे कहा जाता है कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो। वह गर्व से कहती है कि हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और नहीं आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। और अंत में वह यह भी कहती है कि जरूर जाइए, चले जाइए, लेकिन घर जाकर पता लगाइए कि आपके लाले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन। एकांकी को बहुत ही सुंदर ढंग से
अंत किया गया है, अर्थात नारी सम्मान का ख्याल रखा गया है। छात्रों, एकांकी के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया गया है कि नारी का सम्मान होना चाहिए और जो भी दहेज की लालच में नारी को या लड़कियों को देखने के लिए जाते हैं उन्हें अपमानित होकर मुंह की खानी पड़ती है। इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं जो रिश्ते को लेकर हो सकते हैं, जैसे रामस्वरूप और उमा पिता पुत्री है, रामस्वरूप और प्रेमा पति पत्नी है, रतन और रामस्वरूप नौकर और मालिक हैं, शंकर गोपाल प्रसाद पिता पुत्र है। व्यावसायिक शिक्षा के नाम वकील, मेडिकल। शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम हारमोनियम, सितार। गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू कैसी होनी चाहिए? खूबसूरत, सिलाई पुराई जानने वाली, अधिक पढ़ी लिखी ना हो, चश्मा ना पहनती हो। विरुद्धार्थी शब्द में दोस्त, दुश्मन, मुश्किल का विरुद्धार्थी आसान, आमदनी का विरुद्धार्थी खर्च, खूबसूरती का विरुद्धार्थी बदसूरती। तो छात्रों, यहाँ यह एकांकी समाप्त होती है। आपको अगर पसंद आई हो तो आप अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कोई प्रश्न मन में हो तो चैट बॉक्स में आकर आप अवश्य पूछिए। धन्यवाद।